Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himrata Chandolia. Students, today we are going to continue chapter number 7 of class 8 science, that is conservation of plants and animals. Students, in this chapter we already studied about why there is necessity of conservation of plants and animals, what are the causes, and we had discussed a very important cause, that is deforestation, और हमने उसके consequences भी पढ़ लिए थे. Students, today we are going to discuss and we are going to learn about the conservation of forest and wildlife. Am I clear to everybody? So students, for the conservation of forest and wildlife, there are specific region, the protected areas are marked. Today we are going to discuss them. ओके बच्चा, अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी था हमारे लिए कि हमें इनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत क्यों है, वो हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब हम इनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे जहन में ये आनी चाहिए कि हाँ, कि हम खुद अवेयर हों. ठीक है, हम अवेयर हों, हमारी सोसाइटी अवेयर हो, और along with our efforts we literally require the government efforts, isn't it? So students, we can say that our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of forest and animals. अब हमारे efforts तो क्या हैं, धीरे 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 कम होते जाते हैं because we are busy in our day to day life. But इनके कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करती रहती है और उनको बढ़ाती रहती है. एम आई क्लियर? स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम. ओके, अब इनको कंजर्व कैसे करती है गवर्नमेंट, क्या अलग अलग रीजन्स हमने मार्क कर रखे हैं. To protect our flora and fauna and their habitat, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves have been marked. किसी भी particular area के flora and fauna, flora and fauna के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा समझा देती हूँ. Flora means the vegetation of that area and fauna means the animals, the wildlife of that area. Am I clear? तो किसी भी एरिया के फ्लोरा और फोना, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज मार्क कर रखे हैं, जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला पार्ट होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेकेंड होते हैं हमारे नेशनल पार्क्स, एंड थर्ड वन इज़ बायोस्फीयर रिजर्व्स. समझ में आ गया? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझनी है कि जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए हमने 3 प्रोटेक्टेड एरियाज डिसाइड कर रखे हैं. वो 3 मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हैं बेटा? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. याद रखना है. अब हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं. इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों के अंदर हम किस किस को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है. और बच्चा, मैंने आपको पहले भी कहा था फर्स्ट पार्ट में कि हो सकता है आपने कभी नेशनल पार्क या फिर कोई बर्ड सेंचुरी या कोई बायोस्फीयर रिजर्व विजिट भी किया हो. सो यू कैन को रिलेट योर दैट एक्सपीरियंस विद दिस चैप्टर एंड इट विल बी ईजी फॉर यू. ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल है और समझने का है, हमारी अवेयरनेस को और बढ़ाने का चैप्टर है. सो वी कैन कनेक्ट आवर सेल्फ विद आवर इन्वायरमेंट. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बच्चा पार्टी? ये एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसके अंदर हम वाइल्ड लाइफ, प्लांट, अब वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? हमारे एनिमल्स, ओके, प्लांट्स और एनिमल्स, रिसोर्सेज, और वहाँ पर जो इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल लाइफ है. अब ट्रेडिशनल लाइफ क्या होती है बेटा? वहाँ पर जो जनजातियाँ होती हैं, जैसे अगर आप अंडमान निकोबार में जाते हैं तो वहाँ का जो ट्राइबल एरिया है, जो जरवा जनजाति है, और हमारे यहाँ के भी जो सेंचुरीज़ में या नेशनल पार्क्स में जो भी वहाँ के आसपास के एरिया में जो भी ट्राइबल्स हैं, उनके कल्चर को मेंटेन करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सारा का सारा काम कहाँ होता है? बायोस्फीयर
रिजर्व में। तो आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस किस को प्रोटेक्ट करता है? आपकी वाइल्ड लाइफ को, आपके वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स, वहाँ का जो भी ट्राइबल कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। Along with this, biosphere reserves are meant for the conservation for biodiversity. Class 8, important point. What is biodiversity, beta? Biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. किसी भी एरिया में पाए जाने वाले बहुत सारी वेराइटीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो उस पर्टिकुलर एरिया की क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। और हमारे बायोस्फीयर रिजर्व इनको ही कंजर्व करते हैं, इनको ही प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। सबको समझ में आ गया? अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन मैनी अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। क्लास 8 मैंने पहले ही कहा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है। अब लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है, दैट मीन्स जिसके अंदर हम वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स, आपका कल्चर, ट्रेडिशन, हम इन सब को कंजर्व कर रहे हैं, हम इन सब को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इस अपने बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे और भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। अब वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या क्या हो सकते हैं बेटा? दे मे बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दे मे बी नेशनल पार्क्स। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है, दैट इज़ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी है, दैट इज़ सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, क्योंकि सतपुड़ा की पहाड़ियों पे है ये। ठीक है, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, वन इज़ बोरी एंड सेकेंड वन इज़ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं। दिस टाइप ऑफ अ मैप इज़ गिवन इन योर बुक। ठीक है, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो जो चीज़ें हैं, आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, जस्ट इट इज़ लोकेटेड हियर, फाइन, योर पचमढ़ी सेंचुरी इज़ हियर, फाइन। तो हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया इन विच वी कंजर्व वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स and tradition of the tribals, okay, and they are also having many other protected areas like wildlife sanctuaries and national parks. सब बच्चों को ये फंडा क्लियर हो गया? अब एक बहुत अच्छा सा टॉपिक हम पढ़ते हैं, फ्लोरा एंड फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि हम पचमढ़ी का ही पढ़ें, बट यू कैन अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब फ्लोरा एंड फौना मैंने आपको पहले बताया, किसी भी एरिया में होने वाले प्लांट्स, द वेजिटेशन, इट इज़ नोन एज फ्लोरा, और फौना द एनिमल्स फाउंड इन दैट एरिया। Okay, so we can say the plants and animals found in a particular area are termed flora. Plants या vegetation को हम क्या कहेंगे? Flora. याद रखना, flora means flower से, flora means the plants, okay, and fauna means animals which are found in a एरिया। अब हमने एक एरिया ले लिया है समझने के लिए एज एग्जाम्पल पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट्स पाए जाएंगे वो उस एरिया के क्या हैं? फ्लोरा। और यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो कौन कौन से हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज़। हमने अभी पढ़ा कि इट इज़ अ सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके। अब कौन कौन से हैं? साल ट्री, जामुन, सिल्वर फर्न, मैंगो, अर्जुन, टीक, दीज आर, ये देखो साल ट्री के जंगल, ठीक है, ये आपका सिल्वर फर्न, ये आपका मैंगो। तो ये क्या है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा। समझ में आ गया? अब इसी तरह फौना है, उस एरिया में पाए जाने वाले एनिमल। अब पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, चीतल, लेओपार्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, बार्किंग डियर, ब्लू बुल, चिंकारा। देखो ये जिसके भी बॉडी के ऊपर जो हमें लगता है ना हर कोई कि ये हिरन है, ये भी चीतल है, ये चिंकारा है, देखो इसकी बॉडी पर वाइट वाइट स्पॉट है, दिस इज़ नोन एज
चीतल. Fine. This is your leopard, wolf and this is चिंकारा. Fine. अब ये क्या है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फौना. समझ में आ गया? फ्लोरा, फौना. हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर करनी है. उसके बाद हम पढ़ते हैं अब अलग जो दूसरा टर्म है, दैट इज एंडेमिक स्पीशीज. बेटा हम इस चैप्टर में डिफरेंट स्पीशीज़ को स्टडी करेंगे, जैसे वाटर एंडेमिक स्पीशीज़. उसके बाद हम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीशीज़ क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, एंडेंजर्ड क्या होती हैं, वनरेबल क्या होती हैं, ठीक है, हाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या होती हैं. इन सब को हम एक एक करके क्लियर करते हैं. अब एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं बेटा? किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाला कोई भी प्लांट या एनिमल उस एरिया का एंडेमिक स्पीशीज़ है. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया. वो सिर्फ वहीं पाया जाता है. ठीक है, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है वाइट एलिफेंट. हमारे यहाँ वाइट एलिफेंट नहीं होते, लेकिन थाईलैंड में वाइट एलिफेंट होते हैं. तो दैट मीन्स दैट वाइट एलिफेंट इज अ एंडेमिक स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. अब ये एंडेमिक स्पीशीज किसी पर्टिकुलर स्टेट की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर जोन की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की भी हो सकती है. समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं. एंडेमिक मीन्स अ स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल विच इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. ऐसा हो सकता है कि आप उसको यहाँ से अपने जो उसका नेटिव प्लेस है उस वहाँ से उठा के उसको कहीं और ले जाओ. ठीक है, आपने जू में ले जाके रख दिया, तो अब वो आप कहोगे नहीं मैम मैंने तो जू में भी देखा था उसको, आप तो कह रहे थे सिर्फ वहीं मिलता है. तो बेटा नेचुरली आपको वो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने नेटिव प्लेस पे मिलेगा. समझ में आ गया? जो उसका पर्टिकुलर एरिया है, और बाकी वो कहीं नहीं मिलेगा. आप जाइंट पांडा का एग्जांपल ले लीजिए. आपका जो पांडा होता है इट इज़ ओनली फाउंड इन चाइना. ठीक है, आपने कहीं और भी कंट्रीज़ में कहीं पर भी आर्टिफिशियल जो आपका क्रिएटेड इन्वायरमेंट है लाइक ज़ू और बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपने पांडा देखा है, लेकिन पांडा है कहाँ से, बिलोंग कहाँ से करता है? चाइना से. तो ये किसका स्पीशीज़ है? उनका एक पर्टिकुलर एरिया का स्पीशीज़ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन एज एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ दैट एरिया. कंसेप्ट क्लियर? फाइन. अब a particular type of animal or plant may be endemic to a zone, state or a country. फंडा क्लियर हो गया बिल्कुल. अब हम हमारा जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं. हमने क्या कहा? फ्लोरा एंड फौना. वहाँ का प्लांट का एंडेमिक स्पीशीज़ कौन कौन से हैं, वहाँ के एनिमल्स के एंडेमिक स्पीशीज़ कौन से हैं. तो जो पचमढ़ी के अंदर जो वाइल्ड मैंगो पाया जाता है, द वाइल्ड मैंगो ट्री, इट इज़ एंडेमिक स्पीशीज़, एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. और दूसरा एग्जाम्पल साल. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8th. एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. वाइल्ड मैंगो, साल. ठीक है, दो एग्जाम्पल तो आपको एटलीस्ट याद करने हैं. अब व्हाट आर द एंडेमिक फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? बिसन, जायंट स्क्वेरल, इंडियन जायंट स्क्वेरल. ठीक है, नॉर्मली गिलहरी देखी ना अपने आसपास कितनी सी होती है, इसको देखना ये बहुत बड़ी होती है. इट इज़ जस्ट लाइक अ कैट. Okay, and a very interesting animal found here. This is also the endemic fauna of Pachmadi Biosphere Reserve. And what is that? This is the flying squirrel. उड़ने वाली गिलहरी, जिसको हम उड़न गिलहरी भी कहते हैं, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है. सो दीज आर द एंडेमिक फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. एनिमल्स को, उनके नाम को आपको याद करना है. ठीक है, अब एंडेमिक स्पीशीज़, एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी, साल, वाइल्ड मैंगो. ठीक है, वाइल्ड मैंगो, साल. एंडेमिक फौना,
of Pachmari Biosphere Reserve, Indian giant squirrel, flying squirrel, bison. समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया है सब बच्चों को। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे नज़र डालते हैं बेटा कि धीरे धीरे ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं इनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है, और इनका नंबर कम होने का जो रीज़न्स है वो क्या है? सबसे पहला रीज़न है डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। हम हमारा इंटरफेरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए इनका जो हैबिटेट है वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। दूसरा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ मे बी affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. धीरे धीरे हम इनका जो नेचुरल हैबिटेट ख़त्म कर रहे हैं और जो नई स्पीशीज़ डेवलप हो रही हैं और वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, जो इनके हैबिटेट को एक्वायर कर रही हैं, दिस इज़ द रीज़न दैट देयर नंबर, द वेराइटी ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ धीरे धीरे कम हो रही है। समझ में आ गया एंडेमिक स्पीशीज़ का कंसेप्ट, वाई दे आर जस्ट गोइंग लेसर इन नंबर। ओके, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो पहले पढ़ लेनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं पढ़ी, दैट इज़ स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या होता है बेटा, हम कब से पढ़ रहे हैं? दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़, दैट फौना, दैट फ्लोरा। स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है which are capable of interbreeding। एक ग्रुप किसी पर्टिकुलर एनिमल का, किसी पर्टिकुलर प्लांट का जो सेम होते हैं। सेम कैसे होते हैं? उनके फिजिकल, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम हो, समझ में आ रहा है, और दे कैन इंटरब्रीड। ये इम्पॉर्टेंट है क्लास 8th, दे कैन इंटरब्रीड। फाइन students, this means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species, not with the other member of species। जैसे मान लीजिए you are having a parrot, ठीक है। अब पैरट क्या करेगा? अपने ही स्पीशीज़ के दूसरे पैरट से इंटरब्रीड करेगा और फिर एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। यही होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो पैरट है वो स्पैरो से इंटरब्रीड करे फिर एक नया हाइब्रिड फॉर्म डेवलप हो, ये नहीं होता है। स्पीशीज़ वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, वो ग्रुप है एक मेंबर्स का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद दे कैन रिप्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, or we can say the member of species have common characteristics। आप एक कैट और एक डॉग दोनों को सेम स्पीशीज़ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के जो फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं वो भी अलग हैं। डॉग कैसा दिखता है, कैट कैसे दिखती है, और डॉग और कैट इंटरब्रीड नहीं कर सकते। दे कांट गिव बर्थ टू अ बेबी। समझ में आ रहा है? स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, तो दैट इज़ द स्पीशीज़। फाइन, समझ में आता है? अब ह्यूमन में भी क्या होता है बेटा, आप देखो कि किसी का कलर दूसरा है, किसी का कलर दूसरा है, किसी की आइज़ अलग है, किसी की आइज़ का कलर अलग है, किसी का हाइट अलग है, किसी का फिजिक अलग है। दैट मीन्स ये सब तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन सेम है। आपने देखा होगा कैट्स भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, डॉग्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, लेकिन हमेशा a group of population which are having the common characteristics which can interbreed and reproduce and give a birth to a fertile offspring, they are known as species. Fine. Now let's discuss another protected area, that is wildlife sanctuary। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे राजस्थान में भी बहुत है। ठीक है, आप लोगों ने हमारे यहाँ पर सरिस्का देखा है, नहीं देखा है तो देख लेना। हमें विज़िट करना चाहिए, हमें एनिमल्स और हमारे एनवायरनमेंट्स के बारे में जानना चाहिए। बायोस्फीयर रिज़र्व में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई क्लास 8 कि बायोस्फीयर रिज़र्व के अंदर हम जितनी भी बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, वो इतना
ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ हम ओनली किसी भी रिसर्च वर्क के लिए या किसी और चीज़ के लिए हम सिर्फ परमिशन दे सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में। बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं, जैसे ट्रांजिशन जोन, कोर जोन, ठीक है। हम वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया तक ही ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ करते हैं, ओके। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर killing, that is also known as poaching, and capturing of animals is general strictly prohibited and punishable by law in all such places. आपके जितने भी, वैसे देखा जाए तो बेटा, आपके चाहे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, नेशनल पार्क्स हो, सबके अंदर किलिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स, ये सब प्रोहिबिटेड है और इनके लिए रूल्स बने हुए हैं, इनके लिए लॉ हैं, ओके। सो वी आर नॉट सपोज टू किल द एनिमल्स, टू हार्म द एनिमल्स। आपने अगर कभी रणथंभौर विजिट किया हो या कभी सरिस्का विजिट किया हो या पचमढ़ी गए हो, तो आप देखना कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रैक पे ही लेके जाते हैं, आपको इन बिटवीन जंगल नहीं ले जाते हैं और आपको एक दूरी मेंटेन करनी पड़ती है एनिमल्स के साथ और आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। आप ऐसे खुले में जाके तो उनको छू के और भाग नहीं सकते हो ना, कि नहीं आज तो मैं इसको पास से देख के आऊँगा, जाके देखते आऊँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है, ओके। Wildlife sanctuaries like the reserve forest provide protection and suitable living condition to the wild animals. अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हम किस पे एम्फोसिस कर रहे हैं, किसकी प्रोटेक्शन पे एम्फोसिस कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ पे। हम बायोस्फीयर रिजर्व में क्या कर रहे थे? आपका वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल्स, वहाँ का ट्रेडिशन और द ट्राइबल्स, हम उन सब को प्रोटेक्शन दे रहे थे, उन सब को कंजर्व कर रहे थे। यहाँ पर हमारा जो मेन रहेगा दैट इज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? द पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़। अब देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में हम वो सब चीज़ें नहीं अलाउ कर रहे थे, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, वहाँ आसपास में जो गांव बसे हुए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अगल बगल में, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी भीड़ बकरियों को वहाँ पर चरा सकते हैं। दे कैन दे अलाउ फॉर द ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, ओके। दे कैन कलेक्ट द मेडिसिनल प्लांट्स एंड फायरवुड। अपनी लाइवलीहुड के लिए वो वहाँ से लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, ये सब इकट्ठी कर सकते हैं और वहाँ से जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी जो पार्ट्स हैं उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी किलिंग, दैट इज पॉचिंग एंड टू हार्म द एनिमल्स इज टोटली प्रोहिबिटेड। पनिशमेंट तय है बेटा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। क्लास 8 हमने पढ़ा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ये वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। अब ये वाइल्ड एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, तो ये पर्टिकुलर किन वाइल्ड एनिमल्स को या कौन सी स्पीशीज़ के वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं? जनरली जो थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये उनको प्रोटेक्शन करते हैं, ये उनको प्रिजर्व करते हैं। देयर आर सो मैनी वाइल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जस्ट लाइक ब्लैक बग, हैव अ लुक, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल क्रिएचर, okay, white-headed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, just have a look, this is pink-headed duck, okay. Gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, these are the threatened animals which are protected and preserved in wildlife sanctuaries. अब ये इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो हमने सुने भी शायद पहली बार होंगे और देखा हमने बहुत कम होगा। So you must have to visit wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserve. Our earth is full of beautiful living creatures. चाहे वो marine life में हो, चाहे वो land पे हो, you must have visit. Have a look here. This black bug is having very beautiful face. ठीक है? And this is your golden cat. It is just a cat family है तो lion family है. It's literally very beautiful. And this
pink headed duck, it is having the pink head. Have a look here, इसका जो सिर है ना वो pink color का है. It is having less number of hairs over that portion, that's why it is looking as pink head. Okay students, along with these कि हम इनमें वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं, इसके साथ साथ हमारी जो इंडियन सेंचुरीज़ हैं इनमें जो लैंडस्केप होता है वो भी बहुत यूनिक होता है. लैंडस्केप बोले तो मीन्स कि यहाँ पर आपको ब्रॉड लेवल के फॉरेस्ट मिलेंगे. अब आप कहेंगे मैम फॉरेस्ट तो सब जगह होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में भी होते हैं, नेशनल पार्क्स में भी होते हैं. येस होते हैं, बट अलॉन्ग विद इट वी आर हैविंग mountain forest and we are having bushlands in the deltas of big river. Have a look here, आपके पास यहाँ पे river deltas भी हैं, mountain forest भी हैं, आपके पास unique landscape भी है. Fine, so it is a very beautiful place to visit. Students, अब हम इतनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम इतना कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतनी मतलब अपनी स्टेप बाय स्टेप इतना कोशिश कर रही है सारे वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करने की, आइदर दे आर द प्लांट और एनिमल्स. इंस्टेड ऑफ दैट वी द ह्यूमन बीइंग, वी कांट स्टॉप टू हार्म देम जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड. हमारा लालच इतना बढ़ गया है ना. अब मैंने क्या कहा, बायोस्फीयर रिजर्व में तो ये ग्रेजिंग और ये आपका कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और ये सब तो अलाउ होता ही नहीं है. यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आसपास के गाँव के लोगों को हम अलाउ तो करते हैं कि आप आइए अपनी भेड़ बकरियों को चराइए, आपको ज़रूरत है लकड़ियों की, सूखी लकड़ियों की, आप लेके जाइए. हम इतना फेवर कर रहे हैं, हम बोले तो गवर्नमेंट आपको इतना फेवर कर रही है कि दैट यू कैन ईजीली लिव योर लाइफ. बट what we are doing that कि हम हमारे जो नेबरहुड में जो हमारा सेंचुरी है, हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. Why we are destroying them? Because of our greed. हम जंगल में लकड़ी काटने तो जा रहे हैं, हम सूखी लकड़ियाँ तो लेने जा रहे हैं, बट हम आगे अपनी लिमिट्स क्रॉस करते जाते हैं. We hunt the animals and get collect द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट एनिमल. आप सबको पता है ना कि टाइगर को क्यों मारा जाता है, एलिफेंट क्यों मारे जाते हैं. हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा. क्लास 8th हमने अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, उसमें देखा था कि जो एलिफेंट टस्क होता है उसके लिए एलिफेंट्स को मारा जाता है. इंटरनेशनल मार्केट्स में या फिर आप कहें कि इसकी बहुत डिमांड है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. पुराने ज़माने में राजा महाराजा शिकार करते थे और अब उनकी तुमने कभी मूवीज़ में देखा है, उनके घर के इधर लगा रहता था वो चीते का मुंह, वो शेर का मुंह और वो पूरा का पूरा उनका जो स्किन है ऐसा फैलाया हुआ. दैट इज़ नॉट गुड. दे आर ऑल्सो द लिविंग बीइंग, they also have the life, they have the right to just live their life happily, but we the human being for our greed, for the money, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, हम इनके एरियाज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, हम इनको हार्म कर रहे हैं. वी आर कलेक्टिंग देयर पार्ट्स एंड सोल्ड दैम इन द मार्केट. ओके क्लास 8th, अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल पार्क्स. वर्ड से ही पता चल रहा है नेशनल पार्क, दैट मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. ये हमने बहुत स्पेसिफिक एरिया बना रखा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा और फौना. ठीक है, अब किसके लिए बना रखा है, लेट्स रीड. दीज आर द रिजर्व्स विच आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट whole set of ecosystem. अब ecosystem क्या होता है, I hope you know that. If you don't know, I will explain it to you. ठीक है, they preserve flora, fauna, landscape, historic objects of an area. समझ में आ गया. ये क्या करते हैं, फ्लोरा, fauna, landscape and historic objects of an area. समझ में आया. ये क्या करते हैं, आपके एनिमल्स और प्लांट्स के साथ साथ वहाँ का लैंडस्केप और वहाँ पर कोई हिस्टोरिक चीज़ें हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई किला बना हुआ है, कोई गुफाएं हैं, ये उनको भी प्रोटेक्शन या उनको भी प्रिजर्व करते हैं. अब आप कहेंगे मैम ये तो हम बायोस्फीयर रिजर्व में भी करते थे. ऑफ कोर्स करते थे, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं और नेशनल पार्क्स भी होते हैं. क्लियर.
कंसेप्ट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लास 8th। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। व्हाट वाज दैट? इट इज सतपुड़ा नेशनल पार्क। इट इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। फाइन। अब ये जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम हमारे फ्लोरा फोना को तो प्रिजर्व करते ही करते हैं, along with that we are just giving protection to the historic monuments which are already there, okay? एंड इसके अंदर फाइनेस्ट इंडियन टेक मिलती है, किसके अंदर? सतपुड़ा नेशनल पार्क में। Rock shelters are also found in the Satpura National Park. These are the evidences of prehistoric human life in the jungles. Just look at here. ऐसी आपको गुफाएं मिलती हैं, इनको भी हम प्रिजर्व करते हैं। मैंने बहुत पहले पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व विजिट किया था। Yes, literally they are having many prehistoric caves there, which gives you the evidences that कि हाँ, हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसे धीरे 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 एक्सप्लोर हुआ। वहाँ पर पांडु गुफाएं भी हैं, कि ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पर उन लोगों ने अपना जो वो वनवास वाला काल था वो वहाँ पे स्पेंड किया था। ओके, सो हमारे ये जो नेशनल पार्क्स हैं, ये हमारे फ्लोरा फोना लैंडस्केप और जो वहाँ पर हिस्टोरिकल जो भी आपके एविडेंसेस हैं उनको भी प्रोटेक्शन और प्रिजर्व करते हैं। समझ में आ गया सब बच्चों को? व्हाट इज़ नेशनल पार्क, व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेशनल पार्क के अंदर हमने क्या किया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो ग्रेजिंग फॉर द लाइफ स्टॉक अलाउड कर दी, कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट अलाउ कर दिए, लेकिन हम यहाँ कहाँ? नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़, poaching, hunting, grazing, capturing of animals, collection of firewood, medicinal plants, they are not allowed here. Important thing. देखो अब इस चीज़ को हम कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में ये चीज़ें हम अलाउ करते हैं, लेकिन हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होता है। ठीक है, हम कोर एरिया में ये चीज़ें नहीं अलाउ करते हैं। ठीक है, हम ट्रांजिशन, वहाँ पे बहुत सारे बेटा डिफरेंट जोन हैं। ठीक है, तो हम बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ हिस्से में कहीं तक ही सिर्फ ये चीज़ें अलाउ करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम ये सारी एक्टिविटीज़ को परमिट करते हैं कि हाँ, आप इस पर्टिकुलर एरिया में जाके अपने जानवरों को चरा सकते हैं, यहाँ से आप कलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ बैन है। You are not supposed to go there, you are not going to just collect the medicinal plants, you are not allowed for the grazing of your livestock, or you are not allowed to collect your firewoods. समझ में आ गया? और हमारे इस बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है, इस बायोस्फीयर के अंदर ही हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं और हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं। तीनों के कंसेप्ट्स क्लियर हैं क्लास 8th कि हम हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए, प्रोटेक्टेड एरियाज़ को हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया: बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये अपने नाम से ही बता रहा है कि प्रोजेक्ट दैट इज़ मेड फॉर टाइगर्स। अब टाइगर हमारा क्या है? नेशनल एनिमल। ठीक है, सब बच्चों को पता है टाइगर हमारा क्या है? नेशनल एनिमल। अब इस नेशनल एनिमल को हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी है, हमें इसे ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना है। इसलिए हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने किया, 1972 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1972 में इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसका मोटिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि दैट इट इंश्योर यू द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। धीरे धीरे हमारे देश में टाइगर का पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? एंडेंजर हो रहा है, हम इसको ख़त्म करते जा रहे हैं।
क्यों ख़त्म कर रहे हैं, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। हमें इसकी स्किन चाहिए, हमें इसके क्लॉस चाहिए, किसी को इसके टीथ चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या किया, हमारा नेशनल एनिमल बना दिया। हमने पिकॉक को नेशनल बर्ड बना दिया। हम किसी भी फ्लोरा या फौना की स्पीशीज़ को नेशनल तब बनाते हैं जब वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? इसलिए हमने टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1972 में फॉर द प्रिजर्वेशन, फॉर गिविंग द प्रोटेक्शन टू आवर नेशनल एनिमल दैट इज टाइगर। अब टाइगर क्या है? इज वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। समझ में आ रहा है? अब टाइगर की भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन टाइगर धीरे धीरे जंगलों से ख़त्म होते जा रहे हैं, इनका नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अस। ठीक है, हमने नेचुरल हैबिटेट ख़त्म कर दिया है, हमने इनकी हंटिंग किलिंग सब स्टार्ट कर दी है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से स्टार्ट है। सो दैट्स वाई इन 1972 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ प्रोजेक्ट दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसके अंदर जो फ्लोरा और फौना है, ठीक है, जो फ्लोरा और फौना है, इनके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हमने कुछ पहले पढ़ लिए हैं, कुछ अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा स्पीशीज़। मैंने आपको पहले ही कहा स्पीशीज़ क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड। ठीक है, अब इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स होते हैं, लेकिन एक एनिमल्स के साथ, सेम स्पीशीज़ के एनिमल्स के साथ ही इंटरब्रीड कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और एक बेबी को बर्थ कर सकता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं। अगला है हमारा इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या है? मैंने कहा था या तो आपने पहले पढ़ रखा है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर चैप्टर्स। फिर भी अगर नहीं पता है, आई विल एक्सप्लेन टू यू अगेन। इकोसिस्टम इज इंक्लूडिंग योर ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड योर अदर एबायोटिक फैक्टर्स। अब वो एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? आपका पानी, आपका हवा, आपकी मिट्टी, ये सब एक साथ मिलकर आपका इकोसिस्टम बनाते हैं। आवर इकोसिस्टम इज कंस्टिट्यूट ऑफ टू फैक्टर्स, फर्स्ट बायोटिक, सेकेंड एबायोटिक। बायोटिक क्या है? बायो दैट मीन्स लाइफ, लाइफ मतलब आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया? अब एबायोटिक क्या है? एबायोटिक आपकी सनलाइट, आपकी हवा, पानी, मिट्टी, ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं क्लास 8? ये बनाते हैं हमारा इकोसिस्टम। समझ में आ गया? और नेशनल पार्क के अंदर हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम हो, हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एम आई क्लियर? अलग दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़, फूड चेन, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब चेन दैट मीन्स के सीक्वेंस, ऐसे चेन होती है ना, गले में चेन पहनते हो ना, मम्मी पहनती है, कोई भी पहनता है। चेन मतलब इट्स अ चैनल। फूड चेन दैट मीन्स फूड का एक चैनल। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स which depend upon other organism for their food requirement। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर से, यानी जो आपका फूड प्रोड्यूस कर रहा है या एज अ प्रोड्यूसर वो वर्क कर रहा है, एंड इट एंड्स विथ डीकम्पोजर स्पीशीज। ठीक है, इसको एक बहुत ईजी से एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नो दैट कुछ बच्चों को पहले से ही आता है, बहुत इजी सी चीज़ है। सपोज़ करिए आपके पास प्लांट्स हैं, ठीक है, अब ये प्लांट्स यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं? प्रोड्यूसर का। इन प्लांट्स ने ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जिसको रैट या माउस ने खाया। अब आपका ये रैट और माउस के लिए प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर। अनाज पैदा किया प्लांट ने, चूहे भाई साहब ने खा लिया। अब इस चूहे को किसने खा लिया? स्नेक ने। चूहा किसके लिए फूड बना? स्नेक के लिए। स्नेक को कौन खा गई? ईगल या काइट। अब स्नेक किसके लिए फूड बना?
ईगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक फूड चेन चल रही है। इसके लिए चूहे के लिए फूड कौन था, ये। सांप के लिए फूड कौन था, ये। ईगल के लिए फूड कौन था, ये। अब बाद में ईगल कभी मर जाएगी तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, तो उसको डिकम्पोज डिके कर देंगे, समझ में आ गया। तो इस तरह का ये जो लीनियर सीक्वेंस होता है क्लास 8, इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन, जो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर्स से और एंड होती है डिकम्पोजर्स पे। समझ में आ गया। क्लास 8 अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ रखी हैं और हम कुछ पढ़ने वाले हैं। हम कब से कह रहे हैं एंडेमिक स्पीशीज, थ्रेटन्ड स्पीशीज, व्हाट आर दे एग्जैक्टली, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। एंडेमिक स्पीशीज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं अदर स्पीशीज को। सबसे पहले विनरेबल स्पीशीज। अब विनरेबल स्पीशीज कौन सी स्पीशीज है बेटा, द स्पीशीज दैट आर अबाउट टू बिकम एंडेंजर्ड, यानी कि बहुत जल्दी अगर हमने उनको सेव नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। और इसके दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपका द जाइंट पांडा एंड पोलर बियर। जाइंट पांडा हमें पता है एंडेमिक है, किसके लिए, चाइना के लिए। पोलर बियर्स हमारे कहाँ हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में। अगर हमने इनको सेव नहीं किया देन दे विल कम इनटू द एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है बेटा, एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब है वो स्पीशीज जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं एक्सटिंक्ट होने के, यानी अगर हमने इनको नहीं बचाया तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, यानी विलुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आर ब्लू व्हेल एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम हमारा स्टेट बर्ड भी कहते हैं, गोडावन। इज दैट क्लियर, दिस इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होता है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का मतलब है क्लास वो स्पीशीज़ विच आर नो लॉन्गर मोर, दैट मीन्स जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वंस अपॉन ए टाइम हुआ करती थी। और ये वंस अपॉन अ टाइम वाली स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं बच्चा, डायनासोरस। आपके बहुत सारी मूवीज़ देखी हमने, जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक पार्क, इजंट इट। और एक अच्छा सा क्यूटी सा एग्जाम्पल है डोडो बर्ड, मैंने भी नहीं देखा है। और along with dodo bird you can include messenger pigeon. Fine, these are the examples of extinct species जो अब नहीं है, कभी हुआ करती थी। एक और species है that is critically endangered, है तो एंडेंजर्ड स्पीशीज लेकिन ये क्रिटिकल सिचुएशन में है। ये मतलब ऐसे समझो कि आईसीयू वाली सिचुएशन में है, दैट मीन्स ये हाईएस्ट रिस्क पे हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड क्या होती हैं, जो एक्सटेंट होने वाली हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये कभी भी एक्सटेंट हो सकती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उस कगार पे आ चुकी हैं कि कभी भी विलुप्त हो जाएंगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा ओरंगुटन। ठीक है, ये चिंपैंजी जैसा ही लगता है बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज दैट हॉक्सबिल टर्टल। ठीक है, दिस इज हॉक्सबिल turtle. So in this way the concept of different species is clear to everybody. Fine, I hope it is clear. Students, अब ये जितनी भी species हैं हमने पढ़ी हैं, इनको याद रखना थोड़ा सा ऐसा है। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई बुक है जहाँ पर, या हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है जहाँ पर हम इन्हें मेंटेन करके रखते हैं, या हमें कोई बता सके कि in the whole world which species are endangered, which species are highly threatened, which are extinct species? Yes, we are having a source and that source is known as Red Data Book. फाइन, ये रेड डाटा बुक इंटरनेशनली मेंटेन की जाती है फॉर द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। समझ में आ गया। रेड डाटा बुक इज अ सोर्स बुक which keeps a record of all endangered animal and plant species. This is maintained internationally by IUCN. Fine, class 8th. एंड इंडिया के पास अपनी रेड डाटा बुक भी है प्लांट और एनिमल्स को मेंटेन करने के लिए, जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में
पाए जाते हैं। समझ में आ गया? सिंपल सा एक ईजी सा कंसेप्ट है। रेड डाटा बुक वो एक सोर्स बुक है जिसके अंदर हम एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। फाइन क्लास 8। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन हमने पहले भी पढ़ा है हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में कि साइबेरियन बर्ड्स साइबेरिया से इंडिया की तरफ या और डिफरेंट पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं ये सब हमने पढ़ा है, हम इसको वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन मीन्स द वर्ड माइग्रेशन रेफर्स टू द रेगुलर सीजनल जर्नीज दैट आर अंडरटेकन बाय मैनी एनिमल्स। अब ये मत कहना कि मैम सिर्फ बर्ड्स करते हैं, नहीं, फिशेस भी करती हैं, एनिमल्स भी करते हैं। समझ में आ गया? हमें देखा है ना, मतलब कुछ लोग गांव से काम धंधे की तलाश में कहाँ आते हैं, शहर में आते हैं, तो वो माइग्रेट कर रहे हैं, बट फॉर द सीजन। कुछ दिन कमाते हैं फिर वापस अपने गांव लौट जाते हैं, यही होता है। तो इसी तरह एनिमल्स भी एक सीज़न में माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। अब ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ये बहुत लंबा एरिया कवर करके, फ्लाई करके, उड़ के साल के एक पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। अब ये क्लाइमेटिक चेंजेस क्या होते हैं, दैट आई ऑलरेडी हैड एक्सप्लेन यू कि साइबेरिया एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है बेटा। अब जब वहाँ पे सर्दियों में और ज़्यादा सर्दी होती है तो ये जो साइबेरियन क्रेन वगैरह ये जो बर्ड्स होते हैं इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये एक लंबी दूरी तय करके इंडिया के कुछ पार्ट्स में आते हैं, जैसे हरियाणा में आते हैं, हमारे यहाँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं, यहाँ पर आके ये रहते हैं, ब्रीड करते हैं। फिर जैसे ही हमारे यहाँ सीज़न चेंज होता है तो ये वापस उड़ के अपनी जगह चले जाते हैं। अब क्यों जाते हैं? फॉर द फूड, फॉर द ब्रीडिंग। ये हमारे यहाँ पे साइबेरिया से भरतपुर आते हैं। समझ में आ गया? वी कैन से दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable। समझ में आ गया? वहाँ उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती हैं, इसलिए ये जो कम ठंडी जगह है वहाँ पे मूव करते हैं, वहाँ सर्वाइव करते हैं कुछ समय के लिए, ब्रीड करते हैं और उसके बाद फिर लौट जाते हैं। बर्ड्स हु कवर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस to reach another land known as migratory birds. Have a look. These are the migratory birds which cover a long distance. Fine. Students, अब एक सबसे important factor वो है हमारा recycling of paper। अब ये recycling of paper हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारे चैप्टर से मैम क्या रिलेशन है? बिल्कुल है। हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की। हमने एनिमल्स की बहुत ज़्यादा बात कर ली। प्लांट्स का जो कंजर्वेशन है ये डिपेंड करता है कि हम जो पेपर काम में लेते हैं हम उनका जो यूज़ है वो लिमिट करें, या हम पेपर को भी एक ऐसे यूज़ करें कि नहीं, कि हमको एक प्लांट को प्रोटेक्ट करना है। अब क्यों प्रोटेक्ट करना है बेटा? बिकॉज पेपर्स किससे बनते हैं? लकड़ी से, और लकड़ी हमें किससे मिलती है? किससे मिलती है? पेड़ों से। और पेड़ हम कहाँ से काटते हैं? आपके पास में तो नहीं काट रहे होंगे, आपकी गली में 10-15 पेड़ है, हमने तो उनको नहीं काटा होगा। हम पेड़ कहाँ से काट रहे हैं? हमारे फॉरेस्ट से। समझ में आ गया? अब एक बहुत ही अमेजिंग सा एक सेंटेंस मैं रीड करती हूँ, यू विल अमेज टू दैट, कि इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 17 बड़े पेड़ चाहिए आपको 1 टन पेपर बनाने के लिए। समझ में आ गया? इसीलिए मैं क्लास में कहती हूँ प्लीज़ डोंट क्रम्पल द पेपर। किसने फेंका है? ये मत फेंको यहाँ पर। कॉपी के पीछे यूज़ क्यों नहीं किया? ये कॉपी का वाइट पेज क्यों फाड़ के फेंक दिया? क्यों कहते हैं टीचर्स आपको, घर में मम्मा या पापा जो भी बड़े हैं वो क्यों समझाते हैं पेपर वेस्ट मत करो, पीछे से भी यूज़ कर लो? समझ में आ रहा है? जस्ट बिकॉज टू सेव ट्रीज, एंड वी नो आवर ट्रीज, आवर प्लांट्स आर लाइफ सेवर्स। ठीक है? पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times for
यूज़। समझ में आ रहा है? और पेपर के यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं, हम हमारे जो यूज़ किया हुआ पेपर है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। इनकी वजह से हम हमारे पेपर की रिसाइकलिंग की वजह से हम हमारे प्लांट्स को, हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डिफॉरेस्टेशन को जवाब देने का है रीफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ये करता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये हुआ, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, लेकिन डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करने के लिए या उसे कम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है reforestation. It is answer to deforestation, that is reforestation. D का मतलब removal, री का मतलब हम और उगाएं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, जंगल कट कहीं और रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्टिकुलर किसी एरिया में जब कभी भी मॉनसून सीज़न आए आप वहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपके घर के आसपास करिए, आपके स्कूल कैंपस में करिए, प्लांट्स लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करिए। हम करते हैं ना अपनी स्कूल्स में प्लांटेशन करने के बाद आपको एक एक प्लांट को संभालना भी है। समझ में आ रहा है? सो स्टूडेंट्स, रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। आपने जो जंगल का सफाया कर दिया है ना, वहाँ पर फिर से नए ट्रीज को ग्रो करना, इट इज़ नोन एज रीफॉरेस्टेशन। स्टॉक ख़त्म हो गया है, सो स्टॉक को फुल करो, ये क्या होता है? Reforestation. The planted tree should generally be of the same species which were found in that forest. जिस जंगल में जिस तरह के पौधों की, जिस तरह के पेड़ों की कटाई की गई है, वहाँ पर हम कोशिश करें कि सेम वेराइटी, सेम स्पीशीज़ के प्लांट्स ग्रो करें। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल है और वो इजीली वहाँ पे ग्रो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली, यस, नेचुरल हो जाता है। आप अगर किसी कहीं जंगल में आपने सफाया कर दिया है, पेड़ काट दिए हैं, अगर वो एरिया अनडिस्टर्ब्ड रहता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो वहाँ पर जो ऑलरेडी सीड डिस्पर्स्ड हैं वो अपने आप, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जब भी मॉनसून सीज़न आएगा, वो अपने आप ग्रो करेंगे। ग्रो करके बाद में अपने आप एक बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा रीफॉरेस्टेशन नेचुरल भी हो जाता है अगर हम उस पर्टिकुलर लैंड को डिस्टर्ब नहीं करें तो। और इट मे बी हम तो कर ही रहे हैं ना, हम पर्टिकुलर सीजन से बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, उनमें से कुछ बचते हैं, कुछ नहीं बचते हैं। ठीक है, सो वी कैन से द रिफॉरेस्टेशन कैन टेक्स प्लेस नेचुरली आल्सो इफ द deforested area is left undisturbed and it will re-establish itself. Have a look here. हमने डिफॉरेस्टेशन की वजह से इस जगह की हालत ऐसी कर दी थी। अगर हम रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो और बाय द ह्यूमन एफर्ट्स भी हो, तो हम इस लैंड को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इट विल बी बेटर फॉर आवरसेल्फ। समझ में आ गया? हमारे लिए हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारे लिए हमारे प्लांट्स सब इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है इन्हें कंजर्व करने की, इन्हें प्रिजर्व करने की, इन्हें प्रोटेक्शन देने की। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू एवरीबडी। ये चैप्टर आज यहीं कंप्लीट होता है और आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हाउ वी कैन कंजर्व आवर प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ बाय मेकिंग द डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़। और हमने कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए बच्चा? हमने बनाए बायोस्फीयर रिजर्व्स, हमने बनाए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, so students, in coming video we will discuss the question answers of this chapter. Till then, revise what we learned today and earlier. Thank you everybody and take care of yourself.